गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? केना जी को लग रहा है ज्यादा नींद आ रही है। बॉम्डी जी, एसीएफ के लिए जीके और इंग्लिश अवेलेबल है। जीके और इंग्लिश आप ले सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल है। इसमें ये व्हाट्सएप नंबर है 8076535685। इस पर व्हाट्सएप कर देना। ठीक है। राम राम अनु जी, कैसे हैं सब? तो अपन करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अगर किसी को रिगार्डिंग कोर्स कोई ज्वाइन करना है, क्या नहीं करना है, कोई गाइडेंस चाहिए, तो ये नंबर है 8076535685। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें या कॉल कर दें। ठीक है, चलिए। पुष्पा जी बढ़िया है। ओके। पुष्पा जी रेगुलर आते हैं क्लास में, बढ़िया लगता है। इसी तरह से आपको भी रेगुलर आना है। ठीक है, चलिए सर। देखिए, सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। आपको सिलेबस चाहिए तो हम अपना बना के दे देंगे, बट उसका मतलब कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो तो हम पढ़ा ही रहे हैं। ऑफिशियल सिलेबस जैसा कुछ है ही नहीं फॉरेस्टर में। चलिए, तो मार्च का करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे थे, तो पहले पुराने कुछ रिवाइज करते हैं। ओके, आप तो ओल्डी हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। आई एम ओल्डी इन व्हाट्सएप। रीजनिंग का स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, भी ये तो आपके मैथ्स वाले सर ही बताएंगे, वही पढ़ाते हैं, उनसे आप बात करिएगा। हाँ सर, चलिए। पुराना रिवाज क्या है, पिछले रिवाइज करते हैं क्वेश्चन। चलिए, तो मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन एमनाती रिसेंटली हिट विच कंट्री? अच्छा, कल संडे है। संडे को आपका एक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करा है। कल 5 PM पे लाइव होगा वो टेस्ट। फेब्रवरी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चंस हैं, और कोई भी नए क्वेश्चंस नहीं है। आपको जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आपकी पीडीएफ में, उसी से रिलेटेड है। फिर इसका आंसर दीजिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन एमनाथी रिसेंटली हिट विच कंट्री? इंडोनेशिया, थाईलैंड, मालदीव्स, मडागास्कर। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है इसका? मडागास्कर। पढ़ा भी था ये हम लोग ने पिछले क्लासेस में। Who has become the first Indian to be awarded the Boltzmann Medal? Boltzmann Medal किसको अवार्ड किया गया है? Who has become the first Indian to be awarded the Boltzmann Medal? पे अरुमुगम, दीपक धार, मोनोजीत बेग, हिमांशु फुलारा। हाँ जी, बी आंसर लग रहा है। दीपक धार। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज प्रोफेसर दीपक धार। ये रैंकिंग वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। रैंकिंग वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। At which rank has India been placed in the Sustainable Development Index 2021? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में इंडिया की क्या रैंक थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर इज 120th। ठीक है, 120th रैंक किसकी थी? इंडिया की थी। क्वेश्चन नंबर 28। While speaking at the Energy for Sustainable Growth, PM Modi urged households to incorporate which structure to promote the use of renewable energy? बताइए। ये तो कल ही मतलब लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने, परसों की क्लास में। While speaking at the Energy for Sustainable Growth, PM Modi urged households to incorporate which structure to promote the use of renewable energy? ठीक है, करेक्ट आंसर इज सोलर ट्री। What is the theme of the fourth Jan Aushadhi Divas celebrated on 7th March? What is the theme of the fourth Jan Aushadhi Divas celebrated on 7th March? जन औषधि, जन उपयोगी, जन औषधि, जन सेहत, जन औषधि, जनवाणी, जन औषधि, जन परोपकार। बताइए सर। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज जन औषधि, जन उपयोगी। ऑल राइट।
ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं फिर। हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 32 तक कर चुके थे। तो ये रहा आज का पहला सवाल आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 33। विच मिनिस्ट्री और एजेंसी हैज लॉन्च समर्थ टू प्रमोट विमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप? ठीक है, एक इनिशिएटिव है समर्थ नाम का, तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है टू प्रमोट विमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप? अब देखो, इसमें आप ऐसे लॉजिक लगा सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कौन सी इंडस्ट्री इंडिया में काम करती है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री काम करती है, ठीक है। और विमेन के लिए कौन काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट काम करती है। एमएसएमई भी हो सकता है, एमएसएमई भी इस टाइम काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि बी और डी में से ऑप्शन हो सकता है। मतलब अगर इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो मेरा कहने का मतलब है ऑप्शन बी हमें थोड़ा आइडिया लगता है, ऑप्शन डी लगता है, बट ए और सी में भी हो सकता है। ठीक है, ये मैं मतलब बिल्कुल न्यूट्रल होके बता रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता है तब आप क्या सोचोगे, कि एटलीस्ट इतना चीजें दिमाग में आनी चाहिए। तो वैसे इसका करेक्ट आंसर इज एमएसएमई। ठीक है, एमएसएमई मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। समर्थ इनिशिएटिव लाए हैं। समर्थ इनिशिएटिव में क्या होगा, 20% सीट्स रिजर्व की गई हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए, एमएसएमई बिजनेस डेलीगेशंस के लिए। उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, उनको समझाया जाएगा कि अगर आपको अपना बिजनेस करना है तो कैसे स्टार्ट करना है। ये सब किस दिन हो रहा है? ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल विमेंस डे। अच्छा, इंटरनेशनल विमेंस डे किस दिन होता है? इंटरनेशनल विमेंस डे किस दिन होता है बताइए? हाँ जी सर, इंटरनेशनल विमेंस डे किस दिन होता है? बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज 8 मार्च। इंटरनेशनल विमेंस डे होता है अपना 8 मार्च को, तो इसी दिन इस स्कीम को लॉन्च किया गया, समर्थ। ठीक है, तो इसके तहत क्या है, एक उद्यम रजिस्ट्रेशन चलेगा जिसमें जो विमेन ओन्ड एमएसएमईज हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा। उनको एक तरीके से आप ज्यादा इंसेंटिव दे रहे हो। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में उनके लिए सीट्स रिजर्व कर रहे हो। जो भी बिजनेस डेलीगेशंस होते हैं एमएसएमई के, जो घर घर जाके आपको मार्केटिंग हेल्प करते हैं, ठीक है, तो वो आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, समर्थ स्कीम, समर्थ स्कीम किसकी है? एमएसएमई की है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च डोनेट अ पेंशन कैंपेन अंडर प्रधानमंत्री श्रम योगी धन योजना? अब देखो, स्कीम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। ठीक है, श्रम योगी मानधन योजना। एक कैंपेन चल रहा है, डोनेट अ पेंशन कैंपेन, तो वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो देखो, श्रम की बात हो रही है, श्रम मतलब लेबर की बात हो रही है। ठीक है, श्रम मतलब लेबर की बात हो रही है। अगर लेबर की बात हो रही है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ये किया हो। क्वेश्चन देके कम से कम इतना तो अपने को आइडिया लगना ही चाहिए। ठीक है, स्कीम कौन सी है? श्रम योगी मानधन योजना। अब श्रम मतलब लेबर, तो लेबर से रिलेटेड इस मिनिस्ट्री होने की प्रोबेबिलिटी कोई और भी हो सकती है, बट प्रोबेबिलिटी किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के सही होने की। ठीक है, तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। आप लोग क्या बोल रहे हैं? सब लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ही बोल रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज सी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। एक मिनट रुकिएगा, वेट अ मिनट।
ऑल राइट सर। तो कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। लग गया सर तुक्का। तो कैंपेन का नाम क्या है? डोनेट अ पेंशन कैंपेन। डोनेट अ पेंशन का कैंप का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा, जैसे आप मान लो ऑफिसर बन जाओगे, ठीक है, आप ऑफिसर बन गए, उसके बाद आपको रिटायरमेंट मिलेगी। क्या सर, अभी तो ऑफिसर बने भी नहीं, रिटायरमेंट पहले करा दो। हाँ, फिर रिटायर हो गए, रिटायर करने के बाद आपको क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा। अब देखो, आपको तो पेंशन मिलेगा, लेकिन आपके आसपास जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, आपके घर में कोई डोमेस्टिक वर्क कर रहा है, ड्राइवर है, कोई हेल्पर है, ठीक है, आपका कोई गार्डनर है, उनकी पेंशन वेंशन नहीं होती, वो तो जब तक काम करते हैं आप उनको पैसा देते हो। तो प्रधानमंत्री ने एक इस तरह का कैंपेन लॉन्च किया है कि आप क्या करो, रिटायर होने के बाद अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा, या कहो तो 1 महीने की पेंशन, उनको डोनेट कर दो, ठीक है। Under this new initiative, citizens can contribute to the pension fund of their immediate support staff, such as domestic workers, drivers, helpers, by donating the premium amount. ठीक है। आप सरकार को भी पैसा दे सकते हो। आप सरकार को एक मतलब मंथली आपकी सैलरी से कुछ कुछ पैसा कटता रहेगा, और फिर उस पैसे से फाइनली आपके जो हेल्पर हैं, आपके जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, उनको भी क्या मिलता रहेगा? पेंशन मिलता रहेगा। ठीक है। आप अपनी सैलरी से कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जैसे आपके घर में कोई भी काम कर रहा है, कोई भी हेल्पर है, तो आपकी सैलरी से ही उनका क्या बन जाएगा? पेंशन बन जाएगा। तो ये इस क्या कहते हैं, कैंपेन का नाम है डोनेट अ पेंशन। दैट क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। देखो, लेबर में क्या होता है ना, लेबर की स्पेलिंग दो होती है। लेबर की ये स्पेलिंग भी होती है, एक लेबर की ये स्पेलिंग भी चलती है, ठीक है। यूके में ये वाली चलती है, यूएसए में ये वाली चलती है। और एक होता है नाउन, एक होता है वर्ब, ठीक है, ऐसे भी डिफरेंस होता है। एक होता है नाउन, एक होता है वर्ब। लेबर मतलब जो पर्सन, ये पर्सन है जो मेहनत करता है, और ये लेबर का मतलब है जो वो मेहनत कर रहा है ना, उस मेहनत को भी हम क्या कह देते हैं? लेबर कह देते हैं, ठीक है। तो ये भी डिफरेंस है, तो ये सब आप इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश वाले सर आपको और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। ऑलराइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। द आरबीआई विल ऑब्जर्व डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक फ्रॉम। बताइए, आरबीआई विल ऑब्जर्व डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक फ्रॉम 12 मार्च से 18। अभी देखो, कुछ दिन पहले हमने फाइनेंशियल लिटरेसी वीक शायद पढ़ा था, या आगे पढ़ेंगे? बताइए सर। ओके ना, जी को लग रहा है क्या खूब समझ में आ रहा है। उल्टी? उल्टी का मीनिंग क्या है मार्शल जी? 18 से 23? अब इसमें कोई तुक्का नहीं लगा सकते, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन होते ही ऐसे हैं, इसमें कोई मतलब, इसमें वही वाला लगता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, है ना, इसमें वही चल सकता है, और कोई तुक्का नहीं लगेगा। तो आरबीआई विल ऑब्जर्व डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक फ्रॉम, चलिए सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, 7 मार्च से 11 मार्च। आरबीआई ने डिसाइड कर लिया तो कर लिया, 7 मार्च से 11 मार्च। ऐसे याद रख सकते हो कि जो आरबीआई का डिजिटल अवेयरनेस वीक है ना, इसी में इंटरनेशनल विमेंस डे भी पड़ जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल विमेंस डे भी इसी में पड़ जाता है आपका, इसी उसी टाइम ड्यूरेशन में। और इंटरनेशनल विमेंस डे किस दिन होता है? 8 मार्च को। अब 8 मार्च किस में बैठा है, फिट हो रहा है? सिर्फ 7 मार्च से 11 मार्च वाले में। इस तरह से थोड़ा रिलेट करके याद रख सकते, इससे आपको तो थोड़ा इंटरनेशनल विमेंस डे भी याद रहेगा, इससे आपको डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक भी याद रहेगा, ठीक है। तो 2 इन 1 आपका काम बन जाएगा। चलिए सर, ओके सर, ये तो अपना हो गया, निपट गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। एक किताब है अनफिल्ड बैरल इंडियाज ऑयल स्टोरी इज अ न्यूली लॉन्च बुक ऑथर्ड बाय whom? बताइए। अनफिल्ड बैरल इंडियाज ऑयल स्टोरी इज अ न्यूली लॉन्च बुक ऑथर्ड बाय ऋचा मिश्रा, अर्पित दास, तारिक अनवर, आयुष शर्मा। बताइए सर। हाँ जी सर। Unfilled Barrel India's Oil Story is a newly launched book authored by Richa Mishra, Arpit Das, Tariq Sanwar, Ayush Sharma. ओके, एक्चुअली क्या है, ये किताब लिखी है ऋचा मिश्रा ने, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऋचा मिश्रा। ऋचा मिश्रा का कहना ये है कि ये किताब लिखने का पर्पज ये है कि जैसे इकोनॉमी की बात होती है, जो जो जर्नलिस्ट होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के चक्कर लगाते रहते हैं और इकोनॉमी से रिलेटेड खबरें लिखते रहते हैं। लेकिन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है ऑयल का प्राइस। ऑयल के प्राइस से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी इकोनॉमी में, कैसे आपकी स्कीम से, इन सारी चीजों। तो इसके लिए आपको किसके चक्कर लगाने पड़ेंगे? ऑयल मिनिस्ट्री के चक्कर लगाने पड़ेंगे। उनकी जो पॉलिसीज हैं, जैसे एक पॉलिसी आई थी न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, तो उनकी पॉलिसीज से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि पॉलिसीज चेंज होगी उससे ऑयल प्राइस पे असर पड़ेगा, ऑयल प्राइस पे असर पड़ेगा तो आपकी इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है कि मैंने डिस्पाइट ऑफ गोइंग टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री, मैंने किसके चक्कर काटे? ऑयल मिनिस्ट्री के चक्कर काटे, ठीक है। इवन उनके इतने चक्कर लगते थे कि ऑयल मिनिस्ट्री के, कि उनकी खुद की फैमिली उन पे इल्जाम लगाती थी कि अगर मतलब फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए तो उन पे खुद पे उल्टा इल्जाम लगा देती थी उनके घर वाले कि पता नहीं तुम क्या कैसी पत्रकारिता कर रहे हो। तो she felt the need to pen down certain things which showcase what the sector is all about. For most economic reporters, covering the finance ministry is the ultimate. Well, yes and no. If you have not tracked Ministry of Petroleum and Natural Gas, you really don't know what economics is about literally. तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, इंडिया की अपस्ट्रीम जर्नली को रिकाउंट करा और केडी मालवीय के रोल, ओएनजीसी क्या करता है, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या गेम चेंजर बन के आया, तो कार्न एनर्जी ने क्या रोल प्ले किया, ठीक है। इनका एक केस भी चल रहा था इंडियन गवर्नमेंट के साथ, इंडियन गवर्नमेंट हार गई थी इस केस को। तो गवर्नेंस की कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए, तो ये सारी चीजें हेल्प करती हैं, ठीक है। वाई प्रोड्यूसिंग योर ओन ऑयल एंड गैस मैटर्स, ठीक है। तो ये सारी ऑयल से रिलेटेड जो पूरी जानकारी है आप ये पढ़ सकते हैं, बहुत ही दिलचस्प किताब होगी, वैसे मैंने अभी पढ़ा नहीं है। अनफिल्ड बैरल इंडिया ऑयल स्टोरी, ठीक है। तो ये किसने लिखी? ऋचा मिश्रा जी। तो एवरीथिंग ऑल अबाउट इंडिया ऑयल हिस्ट्री, इंडिया ने कैसे, अभी हमारे ऑयल से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, तो ये सारी जानकारी आपको इस किताब में मिलेगी, ठीक है। एक नया कंसेप्ट पे लिखा गया है। चलिए सर, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंटरेस्टिंग किताब है, पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन विच सुपर कंप्यूटर हैज बीन डिप्लॉयड एट आईआईटी रुड़की? अभी आईआईटी रुड़की में एक सुपर कंप्यूटर लगाया गया, तो उस सुपर कंप्यूटर का नाम बताना है।
मेजोरिटी का आंसर क्या है? परम गंगा। करेक्ट आंसर इज परम गंगा। तो अब देखो इस क्वेश्चन में, अब ये तो वैसे क्वेश्चन खत्म हो गया कि आईआईटी रुड़की में नया सुपर कंप्यूटर लगा, उसका नाम क्या? परम गंगा। लेकिन दो चीजें बैठती हैं कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है और ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या होता है। ठीक है, दो चीजें समझनी है, जिसमें हम पहले बात करेंगे सुपर कंप्यूटर क्या होता है। देखो सुपर कंप्यूटर कुछ नहीं है, जैसे आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या काम करता है? कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, ठीक है, कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है। सुपर कंप्यूटर उन्हीं कैलकुलेशंस को और ज्यादा फास्ट तरीके से कर देता है। सिंपल, आपका जो कंप्यूटर है जो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, सुपर कंप्यूटर उन्हीं ऑपरेशंस को बहुत ही फास्ट स्पीड में करता है। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड होती है उसको हम मेजर करते हैं पेटाफ्लॉप्स में। पेटाफ्लॉप इसकी यूनिट होती है। फ्लॉप मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, ये होती फ्लॉप्स की फुल फॉर्म। तो पेटाफ्लॉप्स इसकी यूनिट होती है जिसमें आप किसको मेजर करते हैं? सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को। ठीक है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं पेटाफ्लॉप्स क्या है, या सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस किस यूनिट में मेजर करते हैं। फिर इसके बाद कुछ आपको इन्होंने बताया है कि इनको हम ऐसी जगह यूज करते हैं जहां पे बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग की जरूरत होती है, जैसे वेदर फोरकास्ट करना है, जहां पर मतलब कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, कई सारी इक्वेशंस इन्वॉल्व रहती है। रिसर्च हो गया, इंटेलिजेंस गैदरिंग हो गई, डेटा एनालिसिस हो गई, डेटा माइनिंग हो गई, इन सारी चीजों में आप इसका यूज करते हैं। एक क्वेश्चन आपका देखो जीके के हिसाब से, ये सारा फैक्चुअल चीजों से भरी पड़ी स्लाइड है कि ये स्लाइड आपका प्री फैक्चुअल चीजों से भरी पड़ी है। ऐसा पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाएगा कि सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर्स किसके पास हैं? चाइना के पास है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स किसके पास हैं? चाइना के पास है। सेकंड नंबर पे यूएस के पास है। ठीक है, ओके सर। इंडिया की अगर हम बात करें, हमारा पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो हमारा पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। इंडिजीनियसली बिल्ट कौन सा था? तो वो था परम शिवाय। ठीक है, फिर धीरे धीरे परम के नाम पे देखो परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम युक्ति, परम संगानक, ये हमारे बनते चले गए। फिर अभी हमारा जो लेटेस्ट सबसे हाई परफॉर्मिंग, सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का जो अभी चल रहा है, वो कौन सा है? परम सिद्धि। ठीक है, परम सिद्धि अभी हमारा सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर चल रहा है। तो टॉप 500 मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर में इसकी रैंक कितनी है? 62nd है। तो टॉप 500 मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स में परम सिद्धि की रैंक कितनी है? 62nd। ठीक है, तो ये तो सर बात हो गई सुपर कंप्यूटर्स की। एक मिशन सरकार ने बनाया 2015 में, इंडियन गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च किया जिसे कहा गया नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ठीक है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का मतलब पर्पस सिंपल सा यही था कि हमें क्या करना? रिसर्च कैपेसिटीज बढ़ानी है। ठीक है, रिसर्च कैपेसिटीज कैसे बढ़ेंगी? जैसे जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, आईआईटीज हैं, एम्स हैं, है ना, आपका जो वेदर फोरकास्टिंग इंस्टीट्यूशन, इंडिया की जितनी भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन हैं, वहां पर आपको क्या अवेलेबल कराना है? सुपर कंप्यूटर अवेलेबल कराना। ठीक है, एंड इन द बाय कनेक्टिंग देम टू फॉर्म अ सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड, जितनी भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है उसको एक पूरा सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड से कनेक्ट कर देना है। और उस ग्रिड को नाम उन्होंने क्या दिया? नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ठीक है, नेशनल नॉलेज एक नेटवर्क बनाया जाएगा और उस नेटवर्क से इंडिया में जितने भी सुपर कंप्यूटर्स हैं उन सबको कनेक्ट कर दिया जाएगा। मान लो यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन है, इसको कोई डेटा चाहिए जो इस इंस्टीट्यूशन के सुपर कंप्यूटर के पास है, तो ये नेशनल नॉलेज नेटवर्क से यूटिलाइज कर सकते हैं। एक पूल बन जाएगा नॉलेज का, जितने भी सुपर कंप्यूटर्स है सब अपना सारा डेटा एक जगह लाके शेयर करेंगे। तो ये है आपका नेशनल नॉलेज नेटवर्क, और इसको जो काम करवाने के लिए मिशन बनाया है वो है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ठीक है, तो सरकार का एक सपना भी डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया, तो इन विजन को भी ये फायदा देगा, क्योंकि जितना आप सुपर कंप्यूटर बढ़ाएंगे आप डिजिटली स्ट्रांग हो जाएंगे। दूसरा, सुपर कंप्यूटर बाहर से नहीं बनवाने, खुद बनाने, तो ये मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा देगा। इसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है? एक तो आपका डीएसटी इन्वॉल्व है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी का क्या नाम है? सीडेक। देखो सुपर कंप्यूटिंग के रिलेटेड जो भी इंडिया में बॉडी डील करती है ना, वो यही है, सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर। आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा सरकार एक ऑप्शन लेने वाली है
वन नेशन वन कार्ड, मतलब एक कार्ड होगा, वो आपके सारे मेट्रो में भी चलेगा, एटीएम में भी चलेगा, कहीं भी आप पेमेंट करोगे तो वो सिंगल कार्ड से आप सारा पेमेंट कर सकते हो। किसी भी बस में आप जा रहे हो, किसी भी मेट्रो में जा रहे हो, या कि किसी भी मेट्रो में, ठीक है, एटीएम का भी काम करेगा। तो एक कंसेप्ट आया था वन नेशन वन कार्ड, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी जो जिम्मेदारी जिसने उठाई है वो सीडैक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर। तो 3 फेजेज में ये मिशन काम करेगा। पहले में हम क्या करेंगे, सारे कंप्यूटर्स को असेंबल करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे फेज में हम क्या करेंगे, जो कंपोनेंट्स है, पहले तो हमारा पहला काम तो यही होगा कि चलो कंपोनेंट्स बाहर से भले ही मंगा लो बट उसे असेंबल इंडिया में करो। फिर दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, जो कंपोनेंट्स हैं जो सुपर कंप्यूटर में लग रहे हैं वो बाहर से नहीं मंगाने, वो इंडिया में ही हमें डेवलप करने हैं। फिर तीसरा क्या, कि आप कंपोनेंट भी डेवलप कर रहे हो, असेंबल भी इंडिया में कर रहे हो, और जो पूरी डिजाइनिंग है मतलब 100% वो क्या हो जाए, इंडिजनाइज कर देना है। ये थर्ड फेज में आएगा, ठीक है। तो फेज 1, फेज 2, फेज 3, इस तरह से हम उसको लेके चल रहे हैं। एक सर्वर प्लेटफॉर्म भी हमने बनाया है, रुद्रा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इज दैट क्लियर और नॉट? सबको एक ही नाम रखने से ठीक है, तो ये सजेशन आप मोदी जी को भेजिए, प्रधानमंत्री की ईमेल आईडी होगी आपके पास, उस पर सजेशन भेजिए, ठीक है, सुनेंगे आपकी बात। चलिए सर, यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। On March 7, which state government marked 100 years of the Pal Dadhwa killings, calling it a massacre bigger than the Jallianwala Bagh? बताइए। एक किलिंग मतलब जैसे जलियांवाला बाग में मासिकर हुआ था, कई लोगों को इकट्ठा गोलियों से भून दिया गया था, उसी तरह से एक और किलिंग्स है हिंदुस्तान में, पाल दादव किलिंग्स, उसको 100 साल पूरे हो रहे हैं, ठीक है। तो उसको अभी किसी स्टेट गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करा है। वो किस स्टेट की कहानी, मतलब ये बताना है सिंपल, ये पाल दादव किलिंग जो है ये किस स्टेट की कहानी है। उसमें कहा गया है कि जो जालियांवाला बाग हुआ था उससे भी बड़ी ट्रेजिडी यहाँ पर देखने को मिली। ऑल राइट। तो इसमें पंजाब का भी नाम है, गुजरात भी बोल रहे हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान भी कोई बोल रहा है क्या? मतलब राजस्थान बोल के सबको बाकी ऑप्शंस लग रहे हैं। पेंटिम जी कह रहे हैं कि मेरे को बी और सी में कंफ्यूज, कोई नहीं सर, पेंटिम जी वो सब अभी क्लियर हो जाएगा कंफ्यूजन आपका। बाकी लोगों को क्या लग रहा है? सर पंजाब तुक्का लग रहा है मेरे को तो है। चलिए, करेक्ट आंसर आपका, करेक्ट आंसर इज गुजरात। अच्छा, इसी तरह का अभी एक और इवेंट हुआ था 15 फरवरी, आपको याद होगा फरवरी का जब हमने करंट अफेयर डिस्कस करा था, तो ऐसा ही कोई इवेंट किसी को याद है, बिहार में भी हुआ था। बिहार में भी शहीद दिवस मनाया गया था 15 फरवरी को, जिस दिन उनके 34 फ्रीडम फाइटर शहीद हुए थे। तारापुर, तारापुर नाम की जो जगह थी, याद करिए, बिहार में तारापुर मासेकर पड़ा था हम लोगों ने बिहार में। तो इसी तरह का क्या है गुजरात में। तो अब क्या है, रीजनल इवेंट्स को भी हाईलाइट किया जा रहा है, जैसे तारापुर वाले इवेंट आ रहा है, इसी तरह से गुजरात में कौन सा पाल दादव किलिंग्स हुई उसके बारे में बात करी सरकार ने। तो एक बार देख लेते हैं इन किलिंग्स में हुआ क्या था। तो ये बात आपकी है 7 मार्च 1922 की, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट है, अब तो वो एरिया मतलब गुजरात में आता है, सबरकंठ डिस्ट्रिक्ट थी। तो उसमें दो इलाके थे, तो दो गांव थे, पाल चितारिया और दादवा, ठीक है, पाल चितारिया और दादवा, दो गांव थे। इन दो गांव में ये पूरा मासिकर आपका हुआ था।
दिन था आपका अमल की एकादशी, मतलब होली से जस्ट एक दिन पहले की बात है। ये एक मतलब अमल की एकादशी वहाँ की जो ट्राइबल्स हैं उनका मेजर फेस्टिवल हुआ करता है। ठीक है, तो जो आपके पाल एरिया के गांव वाले थे, धादवाब एरिया के गांव वाले थे, चित्तारिया एरिया के गांव वाले थे, ठीक है, तो वो कहाँ हुए, एक नदी है हियर नदी, उसके किनारे इकट्ठा हुए। उन्होंने, उनका एक मूवमेंट था, एक ही मूवमेंट। ठीक है, तो गांव वाले क्या थे, एक मूवमेंट के लिए, एक ही मूवमेंट के लिए नदी के किनारे इकट्ठा हुए। और जो पूरी मूवमेंट था, उस मूवमेंट को लीड कौन कर रहे थे, मोतीलाल तेजावत। अच्छा, मोतीलाल तेजावत भी ग्रेट फ्रीडम फाइटर रहे हैं। इनको जो आपका क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स काफी टाइम से ढूंढ रहे थे। इधर ब्रिटिशर्स को खबर मिली कि मोतीलाल तेजावत इस तरह की कोई मूवमेंट लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, तो मूवमेंट का पर्पस क्या था, वही लगान, जो लैंड रेवेन्यू टैक्स इम्पोज कर देती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट गांव वालों पे, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना था। अब जो वहां की ब्रिटिश पैरामिलिट्री फोर्स थी, वो ये मोतीलाल तेजावत को ढूंढ रही थी। इनको जब पता चली कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये लोग क्या थे, वहां स्पॉट पर पहुंच गए। तो जो वहां गांव वाले थे, ठीक है, उनको हम क्या कह रहे हैं, भील्स कह रहे हैं। ठीक है, जो वहां के भील्स थे, वहां की ट्राइब्स थी, वो तेजावत की लीडरशिप में उन्होंने अपने क्या करे, बॉज एंड एरोज निकाले, धनुष वगैरह निकाल लिए। लेकिन इनके पास तो धनुष थे, उधर सामने वाले के पास क्या थी, बंदूक थी। तो ब्रिटिशर्स ने ओपन फायर कर दिया और उसमें कई हजारों ट्राइबल्स लोगों की जान चली गई। ब्रिटिशर्स तो कहते हैं सिर्फ 22 लोग मरे थे, लेकिन वहां के जो लोकल भील्स हैं वो मानते हैं, भील्स वहां की ट्राइब है, ठीक है, भील्स क्या मानते हैं कि वहां पर करीब करीब 1200 से 15 लोगों की जान गई। ठीक है, 12 से 1500 लोगों की जान गई। अब जिनको वो पकड़ने आए थे, मोतीलाल तेजावत, वो तो वहां से भी निकल गए, वो तो वहां से भी फरार हो गए। और फिर वो बाद में उस जगह पर लौट के आए और उन्होंने उस जगह को कहा वीरभूमि, उस जगह का नाम बदल के कर दिया वीरभूमि। तो ये तो पाल दादवक मासेकर था, सिंपली वहां से कुछ लोग एक जगह इकट्ठा हुए एक ही मूवमेंट के नाम पे, वहां पे फिर ब्रिटिशर्स आ गए, धुआंधार गोलियां चलाई, सैकड़ों लोग उसमें मारे गए। भील्स का मानना है कि हजारों लोगों की उसमें मौत हुई। अब इसमें बड़ा नाम किसका, मोतीलाल तेजावत, इन्हीं को पकड़ने वहां की फोर्स आई भी थी। ये गुजरात में एक बनिया फैमिली में पैदा हुए थे। ठीक है, एक उनके गांव का नाम था कुलियारी विलेज। पहले ये काम क्या करते थे, एक लैंडलॉर्ड के यहाँ काम करते थे, एक जमींदार था, उनके यहाँ ये काम करते थे, करीब 8 साल काम करा। फिर वहां पे उन्होंने बहुत क्लोजली देखा कि जमींदार कैसे ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट करते थे, को मारते थे, उनको पीटते थे अगर वो टैक्स नहीं देते। तो ये सारी एट्रोसिटीज को देखने के बाद तेजावत का दिल पिघला और उन्होंने अपने दिल को मजबूत करके जो नौकरी थी 1920 में छोड़ दी। और उन्होंने कहा कि मैं आपसे सोशल वर्क करूंगा और सोशल रिफॉर्म को बढ़ावा दूंगा। ठीक है, तो वो एक रेवोल्यूशनरी हीरो बन गए वहां पे। तो इस दिन को वहां के लोग, लोकल ट्राइबल्स अभी भी याद करते हैं। उनके जो गाने होते हैं, जो वो वेडिंग्स में गाते हैं, उनके जो मेले होते हैं, उनमें अभी भी उनके गाने गाए जाते हैं। एक फेमस गाना है, हंसू दुखी दुनिया दुखी। ठीक है, हंसू दुखी दुनिया दुखी। तो ये पूरी पाल दादवक किलिंग्स की कहानी थी और ये मोतीलाल तेजावत का रोल था। ठीक है, अब रिवेंज की जरूरत नहीं है। इंडिया वैसे भी एक टॉलरेंट कंट्री है, एक सिविलाइज कंट्री है। तो अब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, वही पुरानी बातों को प्रेत के वहीं वापस से नहीं, जबरदस्ती मतलब बोरिस जॉनसन को पकड़ लिए, नहीं तुमने हमारे इंडियंस को बहुत मारा है, लगान लगाया है, उसको वापस करो। तो हम उन सब चीज़ों से अब आगे बढ़ के सिविलाइज सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी खुद की अभी इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी हमने डेवलपमेंट कर रखी है, इतनी स्पीड है हमारी कि ये सारी यूरोपियन कंट्रीज को भी हम जल्दी क्रॉस कर जाएं। सबसे बड़ा रिवेंज वही होगा जिस दिन हम इनकी इकोनॉमी को, इनके सोशल स्ट्रक्चर को इनसे बेहतर हो जाएंगे। सबसे बड़ा रिवेंज यही होगा हमारे लिए। क्योंकि इन ये जब हिंदुस्तान बना था, तब इनको यही लगता था कि हिंदुस्तान फेल हो जाएगा, टिक नहीं पाएगा, छोटे छोटे टेरिटरीज में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी सोसाइटी एक रहे, लोग एक रहें, लोग वन नेशन की बात करें, ठीक है, तो ऑब्वियसली
हम एक तरीके से हमने अपना रिवेंज ले लिया। ये नहीं कि बोरिस जॉनसन की गर्दन पकड़ के रिवेंज लोगे। ठीक है, चलिए सर। जॉर्ज क्रीसी, बिल्कुल आप अप्लाई करिए, प्रधानमंत्री बनिए। ये चीज बड़ी ही मतलब स्टिग्मेटाइज होती है कि लोग मतलब डॉक्टर बनना अच्छा मानते हैं, इंजीनियर बनना अच्छा मानते हैं, लेकिन अगर कोई कह दे मेरे को प्रधानमंत्री बनना है तो बड़ा ही निगेटिव मानते हैं। बिल्कुल आप प्रधानमंत्री के लिए अप्लाई करिए, ये तैयारी करिए, और फिर आप अपना जो भी आपको करना है करिए। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इज सेकंड मिलिट्री सैटेलाइट? सही, मिलिट्री सैटेलाइट है नूट, किसने टेस्ट फायर करी है अभी? इराक और पाकिस्तान, दो ऑप्शन आ रहे हैं। वेल, करेक्ट आंसर इज ईरान। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? ईरान। ईरान के जो एक एलीट फोर्स है, जैसे इंडिया में क्या है, पैरा कमांडोज है, हमारी वन ऑफ द एलीट फोर्स क्या है, पैरा कमांडोज, मार्कोस। इसी तरह से ईरान की एक बहुत एलीट फोर्स है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, IRGC। उन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च करी एक मिलिट्री सैटेलाइट। ठीक है, चलिए सर। कुछ टाइम पहले यही जो इनकी एलिट फोर्स है, IRGC, इसको अमेरिका ने एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था, तो काफी बवाल हो गया था कुछ साल पहले इसी को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट इज द नेम ऑफ द UPI फैसिलिटी फॉर डिजिटल पेमेंट्स लॉन्च बाय RBI फॉर फीचर फोन? बताइए, ये तो अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था कि अब UPI आप बिना इंटरनेट के, आपके जो फीचर फोन्स है, फीचर फोन्स कौन से होते हैं? वो जो कीपैड वाले होते हैं, ये मतलब ये स्क्रीन होती है, ये इसमें इस तरह से जो बटन होते हैं, ये आपके फीचर फोन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आप फीचर फोन से भी UPI पेमेंट कर सकते हैं। तो ये UPI फैसिलिटी किसने लॉन्च करी है? RBI ने लॉन्च करी है। तो इस फैसिलिटी का नाम पूछ रहा है। हाँ जी सर, क्या नाम होगा? ऑलराइट, तो मेजोरिटीज विद ए करेक्ट आंसर इज UPI 123 पे। ठीक है, 24x7 हेल्पलाइन भी इसके लिए स्टार्ट की गई है। ठीक है, तो इस हेल्पलाइन का भी नाम याद रखना, क्या है? DG साथी। तो UPI 123 पे तो याद रहता है, DG साथी नाम याद रहता है। ये इसके लिए हेल्पलाइन है। ये भी किसने बनाया है? NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, NPCI है क्या? देखो ऐसा है कि जैसे मान लो NPCI की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे मान लो कोई एक बैंक है, मान लो एक्सिस है, एक्सिस ने मैकेनिज्म बनाया, एक्सिस बैंक ने कोई तरीका जिससे आप अपने फोन से अकाउंट में आप अकाउंट को ऑपरेट कर सकते। SBI ने अपना अलग तरीका बनाया, है ना? HDFC ने अपना अलग तरीका बनाया। अब देखो मैकेनिज्म तो सेम ही बना रहे हैं, ये भी वेस्ट कर रहे हैं पैसा, ये भी वेस्ट कर रहे हैं, ये भी वेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग बना के। तो इससे बेटर ये होता है ना कि ये सारी बैंक्स मिलती और मिलकर एक साथ अगर काम करके सिंगल मैकेनिज्म बना दें जो सारी बैंक्स यूज करें।
तो ये तो इससे सबका टाइम भी वेस्ट होगा, मनी भी कम वेस्ट होगा, टाइम भी बचेगा और मनी भी कम वेस्ट होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जितनी भी बैंक्स हैं, एक्सिस, एसबीआई, एचडीएफसी, जितनी भी बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, ये इन्होंने एक क्या मिला, एक इन्होंने अपनी ग्रुपिंग बनाई, है ना, और ग्रुपिंग बना के इन्होंने कंपनी क्रिएट की, उसको कहते हैं एनपीसीआई। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ये है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि ये जो भी अर्निंग करता है, एनपीसीआई भी कमाई करता है, लेकिन ये जो भी अर्निंग करता है, ये अर्निंग बैंक्स की जेब में नहीं जाएगी, ये अर्निंग वापस से इसी कंपनी में एज एन इन्वेस्टमेंट लगा दी जाएगी। मतलब अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई नॉट फॉर प्रॉफिट, और मान लो आप उससे पैसा कमा रहे हो, तो वो पैसा आप अपने पर्सनल यूज में खर्च नहीं करोगे, वो पैसा वापस से उस कंपनी में लगा दोगे एज एन इन्वेस्ट। ठीक है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एनपीसीआई है। तो डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स ने मिलकर संस्था बनाई एनपीसीआई। इस एनपीसीआई ने कई बड़े बड़े काम किए, जैसे इन्होंने बनाया पीआई। ठीक है, इन्होंने सर क्या बनाया, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जैसे पहले एक आईएमपीएस सर्विस आई थी, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस, आप फोन से भी पैसे ट्रांसफर कर सकते। ठीक है, तो उसी चीज को उन्होंने और ज्यादा एम्पावर करके आप अपने एक सिंगल मोबाइल ऐप से कई सारे मल्टीपल बैंक अकाउंट्स यूटिलाइज कर पाओ। ठीक है, यूपीआई क्या है, यूपीआई एक मैकेनिज्म है, यूपीआई एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए आप अपने सिंपल एक फोन से कई सारे मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को यूज कर सकते हो और पैसा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेज सकते हो। ठीक है, तो एनपीसीआई ने और भी कई चीजें बनाई है, जैसे एनएसीएच बनाया, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस बनाया है, आईएमपीएस बनाया है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम बनाया है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम बनाया है, ठीक है, रुपे बनाया है। तो ये सारा काम किसका है, एनपीसीआई का बनाया हुआ है। ठीक है, दैट क्लियर और नो? हाँ जी सर, तो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो चलिए सर, आज हम फिर ये क्वेश्चन नंबर 40 तक आ गए हैं। तो ये 1 2 3 पे क्या है, ये बस अब जैसे पहले स्मार्टफोन्स में इंटरनेट के जरिए यूज होता था, अब ये सिंपल फोन्स के जरिए यूज होगा जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ऑलराइट सर, तो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इसका देखिए, रिवीजन जरूर करते रहो आप। ठीक है, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रिवीजन करते रहिए। कल टेस्ट होगा आपका 5 PM पे, आपको लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी जाएगी। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, मतलब किसी भी अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है, लिंक आपको मिल जाएगी। अगर नहीं ऐड है किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में, नए हैं, हमारे बारे में नहीं जानते हैं, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप 8076535685, हम आपको अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको हमारे एंड्रॉइड जो कोर्सेज चल रहे हैं, कोर्स जैसे टीजीटी पीजीटी के लिए चल रहा है, हेड कांस्टेबल फॉरेस्टर के लिए चल रहा है, और हमारा कोर्स चल रहा है आपका एपीपीएससीएस के लिए, एपीपीएससी सीई के लिए चल रहा है प्रीलिम्स। ये मेन हमारे कोर्स चल रहा है। ठीक है, चलिए सर, ठीक है, कोई डाउट होने से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पूछते रहना है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद मी, हैव ए नाइस डे।